वेलकम क्लास। फार्मास्यूटिक्स की रिवीजन क्लास है ये। आज हम रिवाइज करेंगे डोजेस फॉर्म। ठीक है। डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोज डोज मीन्स होता है ड्रग की वो क्वांटिटी, वो मात्रा जो बीमारी को ठीक करने के लिए मरीज को दी जाती है। ये दिन में 2 बार बीडी, 1 बार ओडी, 3 बार पीडीएस, 4 टाइम्स क्यू क्यूआईडी, इस तरह से डोज की फ्रीक्वेंसी। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि वो दवाई मरीज को कितने दिन के लिए दी जा रही है। ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक का डोज है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg फॉर 3 डेज ओडी। ओडी मीन्स दिन में 1 बार, फॉर 3 डेज मतलब 3 दिन तक लेनी है। ठीक है। दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो यदि कोई दवाई 24 घंटे में 1 बार लेनी है तो हम उसका एक फिक्स्ड टाइम मरीज को बता देते हैं कि भाई आपको शाम को लेनी है, सुबह लेना है ना। उसी टाइम पे मरीज को डेली वो दवाई लेनी है। ठीक है। और दवाई आपका खाना खाने के पहले लेनी है या बाद में लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है। ठीक है, एम्प्टी स्टमक या खाना खाने के दौरान लेनी है। कुछ दवाइयाँ खाना खाने के बीच में भी ली जा सकती है, कुछ दवाई खाना खाने के बाद ली जाती है, कुछ दवाई खाना खाने के 1 घंटे बाद ली जाती है, कुछ दवाई खाना खाने के आधे घंटे 15 मिनट पहले ली जाती है। तो ये सब काउंसलिंग में हम मरीज को बताते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है। ड्रग डिस्पेंसिंग करना मतलब यदि काउंटर पे कोई प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास आता है तो उसको रीड करके डॉक्टर उसमें जो मेडिकेशन लिख के देता है तो उसको मरीज को समझाना होता है कि वो दवाइयाँ उसको कैसे कंज्यूम करनी है। ठीक है। फैक्ट्रीज में दवाइयाँ बनती है तो डोज तो वो फिक्स बनाते हैं, जैसे 500 mg का टेबलेट बनाया, 250 mg का कैप्सूल बनाया। ठीक है, हमें केवल मरीज को डिस्पेंस करना होता है। हालांकि फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है फैक्ट्री में दवाई बनाने की, है ना। बी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट फैक्ट्री में दवाई बना सकता है। ठीक है। तो डोज आपको समझ में आया? डोज क्या होता है? द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग थेराप्यूटिक इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर डिजीज। ओके, इसको हम डोज बोलते हैं। फॉर्म मतलब क्या होता है? जैसे डोज आपका मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, गैसेस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। और जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स आर रेयरली प्रिस्क्राइब्ड और एडमिनिस्टर एज अ प्योर कंपाउंड। कभी भी ड्रग को प्योर फॉर्म में नहीं दिया जाता, है ना। ड्रग में कुछ एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं जिनको हम नॉन ड्रग कंपोनेंट कहते हैं, जो ड्रग को सपोर्ट करते हैं, एपीआई को सपोर्ट करते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसमें इफिकेसी होती है, थेरापेटिक इफेक्ट होता है और ये बीमारी को ठीक करता है। तो कोई भी ड्रग जब प्रिस्क्राइब किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? ऐसा पीस ऑफ पेपर, पर्चा, जिसपे डॉक्टर दवाई लिख के देता है एंड रिटर्न, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, उस पे डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, उस पे डेट होती है, पेशेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर की डिटेल होती है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है क्लिनिक का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। ठीक है। और किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर जो मेडिकेशन होता है वो डॉक्टर जब तक नीचे साइन ना करे तो उसकी वैलिडिटी प्रूफ नहीं होती। ठीक है। तो प्रिस्क्राइबर कौन होता है? जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है। रजिस्टर्ड डॉक्टर कौन है? जिसने अपनी पैथी में ग्रेजुएशन किया हुआ है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर आपका एमसीआई में रजिस्टर्ड होगा। आयुष डॉक्टर होते हैं बीएमएस जो करते हैं, बीएचएमएस करते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर। तो ये डॉक्टर की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और इनका अपने बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो उस पैथी के जो मेडिसिन है, उस पैथी के, जैसे एलोपैथी के आपके टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस और बॉटल्स, आरएल, एनएस, ये सब प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है। वहीं पर जो बीएमएस डॉक्टर होगा वो ओटीसी ड्रग के अलावा, है ना, उसकी पैथी के ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे आपका आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन है चूर्ण, भस्म, बटी, गुटिका, ऑयल्स। ठीक है। अवलेह, ये सब फॉर्मुलेशन आती है, लेप। तो ये सब बीएमएस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो प्रिस्क्राइब करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप अपना क्लिनिकल सेटअप भी स्टैब्लिश कर सकते हो। क्लिनिकल सेटअप मतलब आप अपना खुद का या तो क्लिनिक ओपन कर सकते हो या तो आप अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो। तो आप यदि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हो तो आपके पास
बीएमएस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप यदि एलोपैथिक हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है। तो ये होते हैं प्रिस्क्राइबर। और पेशेंट अपने मर्जी से मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खरीद सकता, उसको क्लिनिक विजिट करना होगा, हॉस्पिटल विजिट करना होगा, और डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर के गाइडेंस से, डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेने के बाद ही वो मेडिकेशन ले। तो उसके लिए मेडिकेशन सेफ रहेगा, अदरवाइज ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओवरडोज की वजह से किसी मरीज की जान भी जा सकती है। ठीक है। तो ये है हमारा प्रिस्क्राइबर। अब ड्रग हम प्योर फॉर्म में क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, हमें ड्रग का अपीयरेंस बढ़ाना है। हमें ड्रग ड्रग यदि बिटर टेस्ट में है और ओरल रूट से लिया जा रहा है तो मरीज तो उल्टी कर देगा, है ना। तो हमें क्या है, ड्रग के टेस्ट को चेंज करना। ड्रग से यदि ऑर्डर आ रही है, बैड ऑर्डर आ रही है, वो नॉक्शियस है, नॉक्शियस मतलब वोमिटिंग कॉज कर सकती है, तो हमें उसके ऑर्डर को भी मास्क करना होगा। यदि उसका एक्चुअल कलर अच्छा नहीं है, हम उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, तो हम उसके कलर को भी मास्क करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें ड्रग में एक्सिपिएंट या एडिटिव्स ऐड करने होते हैं, जिसको हम नॉन ड्रग कंपोनेंट कहते हैं। नॉन ड्रग कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, इफिकेसी नहीं है इसमें। थेराप्यूटिक वैल्यू मींस बॉडी में बीमारी को ट्रीट करने की, क्योर करने की, उसको खत्म करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। तो एक्सिपिएंट भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है। तो ड्रग्स इज रेयरली प्रिस्क्राइब्ड और एडमिनिस्टर्ड एज अ प्योर कंपाउंड। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मरीज को दवाई बॉडी में इंसर्ट करना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। या तो ये पेरेंटल रूट से होंगी, या तो सूंघ के हो जाएगी नेजल रूट से, है ना, या तो हम उसको लोकली अप्लाई करेंगे एप्लीकेटर की हेल्प से। ठीक है। या तो हम उसको ओरल रूट से लेंगे। तो ये सभी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवाई का शरीर में जाना। ठीक है। और दवाई या तो लोकल इफेक्ट देगी या तो सिस्टेमिक इफेक्ट देगी। सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब होता है दवाई का ब्लड में जाके एक्शन देना। ठीक है। क्योंकि दवाई जब सर्कुलेशन में आ जाती है तो वो पूरी बॉडी में हर टिश्यू और सेल और हर ऑर्गन तक सर्कुलेट होती है। ठीक है। लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। और ओरल रूट से यदि लेंगे तो जीआई ट्रैक से अवशोषित होगी। और उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब हम दवाई को खाते हैं तो पहली बार दवाई जब लीवर से होके गुजरती है तो उसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। और जब हम पैरेंटल रूट से दवाई ले, या हम जैसे आपका सबलिंगुअल रूट से दवाई ले, बकल कैविटी में दवाई रखें, तो वो सीधे सर्कुलेशन में आ जाती है। ठीक है। जैसे पैरेंटल रूट में आईवी है, आईएम है, इससे ड्रग डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब खून का जो दौरा हमारे शरीर में चल रहा है, खून हमारे शरीर में बह रहा है, उसी को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आया एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रिस्क्राइबर कौन होता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, डोजेस फॉर्म क्या होता है, ड्रग क्या होती है। Drugs are the substances which are used for cure, treatment और suppression of symptoms और prophylactic effect। ये ड्रग्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब डायग्नोसिस में भी ड्रग हेल्प करते हैं, है ना। ड्रग ट्रीटमेंट, क्योर के लिए हेल्प करते हैं। सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं। ड्रग साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देते हैं, है ना, जैसे आपके एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन है, सिफिक्जीम है ना। ये एंटीबायोटिक्स आएंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में। और आपके प्रोफाइलेक्टिक और आपके प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव मतलब बचाव के लिए, फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स, कोविड का वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये जिन मरीजों को लगा है वो अब नेक्स्ट टाइम यदि एक्सपोजर होगा कोविड से तो उनकी बॉडी पहले से बेहतर फाइट कर पाएगी। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन है ना। तो ये दवाइयों के डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी में एक्शन होते हैं। मार्केट में ड्रग जेनरिक मेडिसिन आती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन आती हैं, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। जेनरिक मेडिसिन क्या है, ब्रांडेड ब्रांडेड मेडिसिन क्या है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो हमने ये समझा डोजेस फॉर्म क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्राइबर कौन हो सकता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ से दवाई हमारे शरीर में जा सकती है। ठीक है। दवाई के आप हमने पार्ट्स देखे, एक तो होता है एपीआई और एक होता है एक्सिपिएंट, और एडिटिव्स भी कहते हैं उसको। ठीक है। या फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम में यदि आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, फार्मास्यूटिकल एड्स आए, एक्सिपिएंट्स आए, एडिटिव्स आए, एक ही बात है। ठीक है। तो ड्रग हम मरीज को किस रूट से देंगे ये मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है।
ठीक है, मरीज यदि बेहोश है तो हम उसको ओरल रूट से दवाई नहीं दे पाएंगे, तो हम पेरेंटल रूट, यदि मरीज सपोज मेंटली फिट नहीं है ना, बात नहीं मानता डॉक्टर नर्स की, तो फिर उसको कोशिश की जाती है पेरेंटल रूट से दवाई दी जाए। इमरजेंसी केस है ना, दवाई का एक्शन हमें फास्ट चाहिए, तो हम पेरेंटल रूट से दवाई देंगे, क्योंकि आईवी रूट में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ड्रग ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके विद इन अ सेकेंड अपना एक्शन दे देती है। ठीक है, कोई भी फॉर्मुलेशन हम बनाएं, पेरेंटल बनाएं, लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाएं, सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाएं, उसमें हमको एक्सिपिएंट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो जितने भी आपके ड्रग्स हैं वो मार्केट में किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल जरूर होंगे, जितने हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में सबसे पहले आता है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसेस। गैसेस में आता है आपका एरोसोल्स और इनहेलेशन, और मिसलेनियस। मिसलेनियस में आता है आपका न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपका नियोसोम्स आता है, लिपोसोम्स आता है, नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है। ठीक है, आपका इसमें ट्रांसडर्मल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम आता है, इसको हम नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन के पैचेस आते हैं इसमें, है ना। तो ये सब नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ये मॉडर्न टाइम में काफी पॉपुलर हुआ है। ठीक है, इसमें आपका सस्टेंडेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, ये जो टेक्नोलॉजी होती है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, हाइब्रिड डोमा टेक्निक से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती है, ये सब मिसलेनियस की श्रेणी में आता है। अब यदि इंडिविजुअली हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में भी यूनिट डोजेस फॉर्म है। यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट मतलब होता है सिंगल, एक बार में एक डोज पूरा ले लेना। तो इसका एग्जांपल है टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स में आते हैं। कैप्सूल्स भी आपके हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, दो टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, है ना। सिचेट्स आते हैं जिसमें ड्राई सील और वेट सील दो टाइप होते हैं। पाउडर डोजेस फॉर्म है। ठीक है, और आपके टैबलेट्स आते हैं जिसमें इफरवेशन टैबलेट है, लोजिंग्स है, चिवेबल टैबलेट है, बकल टैबलेट है, सबलिंगुअल टैबलेट है, और हाइपोडर्मिक टैबलेट है। तो ये टैबलेट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग, टैबलेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, कंप्रेशन टैबलेट और इंटरिक कोटेड टैबलेट, या इसको हम फिल्म कोटेड टैबलेट भी कहते हैं। तो ये टैबलेट के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, हाँ सर। हाँ। है ना। ये देखो, यस ये है सर। आपका इफरवेशन टैबलेट, एक मिनट, है ना। आपका ये चिवेबल टैबलेट, बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, कंप्रेशन टैबलेट, कंप्रेस्ड टैबलेट और इंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब आप इस तरफ देखो, बल्क में आएगा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में आपका डस्टिंग पाउडर है, टूथ पाउडर है और इंसफलेशन है। इंसफलेशन जो डोजेस फॉर्म है ये एक्सटर्नली बॉडी कैविटीज में यूज किया जाता है। बॉडी कैविटी मतलब हमारी बॉडी में जहां पर होल्स होते हैं, जैसे हमारे नोज की कैविटी है, एनस की कैविटी है, वेजिनल कैविटी है। ठीक है, हमारे ईयर की कैविटी, गुफा, गुहा, केव जिसको हम बोलते हैं, तो गुफाओं में जो डोजेस फॉर्म यूज होता है उसको हम इंसफलेशन कहते हैं। तो इंसफलेशन आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एग्जिट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, टूथ पाउडर, टूथ पाउडर जिसको हम डेंट्री फिक्सेस भी कहते हैं। फिक्सेस मतलब फ्रिक्शन, है ना। जैसे हम कोलगेट का जो पाउडर आता है हम उसको ब्रश पे लेके दांतों को मलते हैं, रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन से हमारे दांतों का जो पीलापन है वो निकलता है, जिससे क्लीनिंग होती है। तो इसको भी हम बल्क में यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली। और डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर में जैसे आपका इकोस्पोरिन का पाउडर आता है, हम उसको फोड़े पे छिड़क लेते हैं, है ना। या आपका नाइसिल पाउडर आता है गर्मी के दिनों में, ईचिंग से बचने के लिए, स्वेटिंग ना हो हमें, हमारी स्किन थोड़ी सी स्मूथ बनी रहे। ठीक है, वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए हम पाउडर यूज करते हैं। और इंटरनल यूज में आपका फाइन पाउडर आता है, ग्रैन्यूल्स आता है, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स आते हैं। ठीक है, नॉन नॉन इफरवेसेंट
पाउडर्स आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, तो ये सब आएंगे आपके इंटरनल यूज में। एक्सटर्नल यूज मतलब बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट पे यूज करना। जैसे पसीना आने से हमें बचने के लिए हमने हमारे आर्म पिट में पाउडर डाल लिया, तो ये एक्सटर्नल हो गया, है ना। कहीं हमें ईचिंग हो रही है स्किन पे, हमने वहां फोड़ा है, फुंसी है, उस पे हमने पाउडर डाल दिया, तो ये एक्सटर्नल यूज होगा। मतलब बाहरी, बाहरी तौर पर, बाहरी सरफेस पर, ठीक है, सतह पर। और इंटरनल मतलब अंदर हमारे वो जाएगा, है ना। तो जैसे हमने इनो पाउडर, इनो पाउडर बताओ एक्सटर्नली यूज होता है या इंटरनली? इनो, इंटरनल इंटरनल। इंटरनल इंटरनल। इंटरनल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये है आपका डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। तो इसके आप लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब सेमी सॉलिड डोजेस में इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आएगा आपका ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स, प्लास्टर्स और सपोजिटरीज। सपोजिटरीज हमारी बॉडी कैविटी में यूज की जाती है, जैसे एनस की कैविटी, इसको हम एनाल कैनाल बोलते हैं। यदि कोई पाइल्स का पेशेंट है, उसको अंदर फिशर हो गया है, कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, बवासीर हो गया है, तो बवासीर के केस में उसके एनस की जो केविटी होती है उसमें सपोजिटरी को इंसर्ट कर दिया जाता है, और वहां पर वो मेल्ट होती है, और वहां के जो घाव होते हैं उसको वो सुखाने में मदद करती है, वो मेडिकेटेड होती है। ठीक है, सपोजिटरी आपका बाइफेजिक डोजेस फॉर्म में आता है। बाइफेजिक डोजेस फॉर्म के एग्जांपल मैंने आपको क्या बताए थे? सस्पेंशन और इमल्शन और सपोजिटरीज। ठीक है, तो सपोजिटरी एक्सटर्नली यूज होती है। नेक्स्ट है आपका ऑइंटमेंट, प्लास्टर। प्लास्टर तो आपको पता ही है ना। कभी किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसके पैर पर जो पट्टी लपेटी जाती है, तो उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, जिससे उसके उसके पैर का जो मोच है या तो चोट आई है वो जल्दी ठीक हो। या बोन यदि फ्रैक्चर हो गई है तो वो यदि हिलते डुलते रहेगी तो वो हड्डी जुड़ेगी क्या? बताओ। नहीं। नहीं जुड़ेगी, तो नहीं इसलिए सर। प्लास्टर कर दिया जाता है। ठीक है, एक कच्चा प्लास्टर होता है और एक पक्का प्लास्टर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है। ठीक है, अब इंटरनल में आता है आपका, एक इसका एग्जाम्पल है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश आपने खाया है? हाँ सर। च्यवनप्राश ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है ना, ना तो लिक्विड होता है ना तो सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आपकी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये है आपका इंटरनल यूज के लिए, ये च्यवनप्राश। ठीक है, अच्छा, इसमें आपका इमल्शन भी आता है। इमल्शन भी यूज किए जाते हैं। इमल्शन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज होते हैं। तो एक्सटर्नल इमल्शन का एग्जांपल है क्रीम, जो कि दो टाइप की होती है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। गर्मी के दिन में कौन सी क्रीम यूज करेंगे, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल? बताओ। ऑयल ऑयल वाटर। ऑयल इन वाटर। समर सीजन में वाटर। हम वाटर इन ऑयल यूज करेंगे। क्यों? समर, सॉरी, समर सीजन में हम कौन सी यूज करेंगे? ज्यादा ऑयल ऑयल इन वाली। वाटर, ऑयल इन ज्यादा वाटर। ऑयल। ठीक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमको स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, तो हमें पानी ज्यादा चाहिए। और वहीं पर ठंडी के दिनों में इसका उल्टा हो जाएगा। ठंडी के दिनों में कौन सी यूज करेंगे बताओ? ऑयलिंग वाटर सब। ऑयल पहले। ज्यादा ठंडी ऑयल। के दिनों में वाटर इन ऑयल। ठंडी के दिनों में हमें ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि नहीं, स्किन से मॉइस्चर के रिमूवल को रोकने के लिए। ठीक है, तो इमल्शन फॉर्म में क्रीम्स भी बनाई जाती है। ठीक है, कोल्ड क्रीम आती है, वेनिशिंग क्रीम आती है, नाइट क्रीम्स आती हैं। तो ये जितनी भी क्रीम्स होती हैं ये एक्सटर्नली हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म। इट इज क्लासिफाइड इनटू मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक में आता है आपका एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस मतलब क्या? जिसमें डिस्टिल वाटर यूज किया हो, जिसमें पानी यूज किया गया हो। ठीक है, तो इसमें आता है आपका सिरप्स, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स, सॉल्यूशंस, टिंचर्स, एरोमेटिक वाटर, ये सब, लिंक्टस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्वस मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक क्यों कह रहे हैं? मोनो मतलब होता है वन, एक, इसमें एक ही फेज होता है। जैसे आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो तो नमक दिखता है क्या? नहीं। नहीं नहीं दिखता। सर। तो नहीं। एक ही फेज तो होता है उसमें, है ना। लेकिन यदि आप जैसे 1 लीटर पानी में 1 पाव तेल डाल दो और उसको हिला लो, तो अलग अलग दो फेज दिखती है कि नहीं उसमें?
हाँ हाँ है सर। ना। तो इस बिहाफ पे इसको क्लासिफाइड किया गया है मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक में एक ही फेज होती है, ठीक है, इसमें सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप, सॉल्यूशन, टिंचर, एरोमेटिक वाटर और लिंकटसेस ये आते हैं। और नॉन एक्वस में एक्सटर्नल एक्सटर्नल और लोशन, लिनीमेंट, गार्गल्स ये सब इसमें आते हैं, है ना। तो हमें पता होना चाहिए गार्गल हम एक्सटर्नल यूज करते हैं कि नहीं। कभी हम गार्गल से कुरला करने के बाद उसको पीते हैं या बाहर उगल देते हैं, बताओ। गूगल बाहर बाहर उगल देते सर। बाहर उगल देते हैं, तो एक्सटर्नल हुआ कि नहीं। हाँ सर। माउथ वॉश का भी ऐसा ही है ना। तो ये सब किस में आएंगे आपके, एक्सटर्नल में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बाईफेजिक। बाईफेजिक में आपका सस्पेंशन और इमल्शन आता है, ठीक है। और आपका इमल्शन एक्सटर्नली भी यूज होता है, इंटरनली भी यूज होता है, पेरेंट्रल फॉर्म में भी यूज होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के रूप में भी यूज होता है। ऑप्थेल्मिक मतलब क्या होता है बताओ। आंखों आंखों में का। डालने वाले जो आई ड्रॉप्स आते हैं उसको हम हाँ ऑप्थेल्मिक सर। प्रिपरेशन कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। सस्पेंशन हमारा ओरली यूज होगा, एक्सटर्नली यूज होगा, ठीक है, पेरेंट्रली भी यूज हो सकता है, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी बनाई जा सकती है। तो ये है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। सब्पॉजिटरी, सब्पॉजिटरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। रेक्टल सब्पॉजिटरी, रेक्टल मतलब हमारे एनस की जो केनाल होती है, जो गुफा होती है एनस की, उसको हम रेक्टल कैविटी बोलते हैं, तो उसमें सब्पॉजिटरी यूज की जाती है। वेजिनल, वेजिना में जो सप्पोजिटरी यूज की जाती है उसको हम पेसरीज कहते हैं। फीमेल में जो सफेद पानी आने की समस्या होती है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, यदि उनको वहां कोई इन्फेक्शन हो जाए, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, वहां से बैड स्मेल आने लगे, वहां पर ईचिंग होने लगे, रेडनेस आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उस केस में लोकल एक्शन के लिए वेजिना में जो सप्पोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है उसको हम पेसरीज कहते हैं। तो पेसरीज आपको याद रखना है, ठीक है। पेसरीज मतलब सप्पोजिटरी का ही एक टाइप होता है, लेकिन वो विजाइना में यूज की जाती है। विजाइना की कैविटी होती है ना, उसमें इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब जहां से यूरिन बाहर आती है उस होल को, उस ऑरिफाइस को हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर यूरेथ्रल बोगीज यूज की जाती है, तो ये भी सप्पोजिटरी का ही टाइप होता है ना। नेजल बोगीज आती है, पर इसका प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि नाक में कुछ भी जाता है तो हमारी नाक बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमें छींक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेजल बोगीज कम यूज होती है। ईयर कोन्स आते हैं। ईयर कोन्स मतलब कान में यदि इन्फेक्शन हो गया है तो वो दवाई वहां पर रख ली जाती है उस होल में, ठीक है। तो इसको हम ईयर कोन्स बोलते हैं। कोन मतलब आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का कैसे कोन रहता है, शंकु शंकु के आकार का, तो वैसी दवाई होती है, ठीक है। तो ये आपका सप्पोजिटरी का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो समझ में आ रहा हाँ सर। हाँ सर। है ना। एक मिनट। अब हम देखते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है। डिजायरेबल, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ डोजेस फॉर्म मतलब हमारे डोजेस फॉर्म में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला तो इसकी हैंडलिंग इजी होनी चाहिए, ठीक है, हम इसको प्रॉपर स्टोर कर पाए, ठीक है, इसका यूज इजी होना चाहिए, और ये काफी कन्वीनियंट होना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। मरीज मरीज सुविधाजनक रूप से इसको यूज कर सके, है ना। इसका बेटर बेटर पेशेंट कंप्लायंस होना चाहिए, मतलब मरीज इस डोजेस फॉर्म को आसानी से कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे डोजेस फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। ये डोजेस फॉर्म मरीज की जो लाइफ रूटीन है उसको डिस्टर्ब ना करे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, यदि ओरल रूट से ले रहे हैं तो टेस्टी होना चाहिए, क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, नहीं तो कड़वी दवाई रहेगी तो मरीज उसको वोमिट कर देगा, मतलब शरीर से बाहर फेंक देगा, उल्टी आ जाएगी, ठीक है। स्टोरेज के दौरान इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और इसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, इसमें इफिकेसी होना चाहिए, इसका सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, थेराप्यूटिक इंडेक्स इसका ब्रॉड होना चाहिए ताकि साइड इफेक्ट्स इसके कम आए, इसका टेस्ट, इसमें फ्लेवर होना चाहिए, इसमें फ्रेग्रेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आइडियल प्रॉपर्टी है हमारे डोजेस फॉर्म की, ठीक है। और कंटेनर, कंटेनर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। जिस कंटेनर में हम दवाई रखें तो ऐसा ना हो कि दवाई कंटेनर के साथ रिएक्ट करे और कोई ऐसा कंपाउंड बनाए जो हमारे लिए टॉक्सिक हो,
ठीक है, हीट स्टेबल होनी चाहिए, लाइट स्टेबल होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है, अब जितनी हम अचीव कर पाए उतना ठीक है। ठीक है। दूसरा, डोजेस फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई दवाई है तो उसका हम आईवी भी बना लें, उसका हम टैबलेट भी बना लें, उसका सिरप भी बना लें, है ना। तो इससे वो जो डोजेस डोजेस फॉर्म है वो काफी फ्लेक्सिबल रहेगा, तो हम उसको सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे इसके डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है ना। और थोड़ा चीप होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसका दवाई का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए, उसको हमको प्रोसेसिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये हमारे डोजेस फॉर्म की डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। ऐसे ही आपका एक डोजेस फॉर्म है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब पैरा इंटेरॉन, मतलब जो दवाई हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में नहीं जाती उसको हम पेरेंट्रल कहते हैं, पैरा इंटेरॉन। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम निडल सिरिंज की हेल्प से मरीज के शरीर में इंसर्ट करते हैं। ठीक है। तो स्किन हमारा एक सेंस ऑर्गन होने के साथ साथ एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जिसपे पेरेंट्रल्स लगाए जाते हैं। या तो कंधे पे डेल्टॉइड मसल्स पे लगेंगे, या तो ग्लूटॉइड मसल्स पे लगेंगे, कमर पे, है ना। वहां पर इंजेक्शंस जो लगते हैं वो सब किस में आता है आपका, ये पेरेंटल फॉर्मुलेशन में आता है। ठीक है। ये लार्ज वॉल्यूम भी हो सकता है और स्मॉल वॉल्यूम भी हो सकता है। स्मॉल वॉल्यूम का एग्जाम्पल क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम का एग्जाम्पल होता है आपका एम्प्यूल। और लार्ज वॉल्यूम का एग्जाम्पल बताओ। वायल लार्ज सर। वॉल्यूम का एग्जाम्पल एनएस, वायल। नॉर्मल सेलाइन, आरएल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, है ना। ये सब किस में आएंगे, D10, D5, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ये सब लार्ज वॉल्यूम में आएंगे। जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऑयली सॉल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में आ सकते हैं, इमल्शन फॉर्म में आ सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन भी आता है ना। वाटर फॉर इंजेक्शन मतलब हमारा ड्रग पाउडर फॉर्म में होगा और उसी के साथ डिस्टिल वाटर रहता है। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन, उसमें हमारी दवाई को हम डिसॉल्व करते हैं और निडल सिरिंज हम उसको लोड करके इंजेक्शन में मरीज को लगा देते हैं, तो ये वाटर फॉर इंजेक्शन कहलाता है। तो ये आपका पेरेंटल फॉर्मुलेशन है। तो इसमें कुछ कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जैसे हम यदि आईवी रूट से दे रहे हैं तो ड्रग की मिनिमम क्वांटिटी 0.5 ml टू 1 लीटर तक हो सकती है। 1 लीटर में कितने ml आते हैं बताओ। 1000 हाँ, 1000। तो आईवी रूट से यदि हम देंगे तो 0.5 ml टू 1 लीटर तक ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे तो 2 ml डेल्टॉइड मसल में दिया जा सकता है, मतलब 2 ml से ज्यादा नहीं देना है डेल्टॉइड मसल्स में। और यदि हम ग्लूटॉइड मसल्स में दे रहे हैं, मतलब पुट्ठे पे लगा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो पुट्ठा होता है ना कमर के पास वाला हिस्सा, पुट्ठे पे यदि इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 5 ml से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये फिगर्स आपको, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। वहीं पर यदि हम सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हैं तो हमारे ड्रग की क्वांटिटी 1 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हम इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो हमारे ड्रग की क्वांटिटी मैक्सिमम 0.2 ml तक हो सकती है। ठीक है। क्योंकि इंट्राडर्मल यदि हम दे रहे हैं तो हमको इससे ज्यादा यदि लगाएंगे तो मरीज को पेन होगा। ठीक है। तो 0.2 या 0.1 ml भी दे सकते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, हम जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जैसे लोकल एनेस्थेटिक हमें यूज करना है, किसी की पाइल्स की सर्जरी करना है, तो एनस को हम शून्य करने से पहले उसके हाथ पे उसको लगा के देख लेंगे कि कहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है ना। और यदि एलर्जिक रिएक्शन होगी तो हम फिर वो वाला लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे क्या। हम्म, नहीं करेंगे, है ना। तो ये डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक पर्पस से भी यूज होता है। और इसका एक एग्जांपल है आपका इंट्राडर्मल रूट का वैक्सीन। कुछ वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये है आपका, जैसे हम इंट्रा स्पाइनल दे रहे हैं तो इसमें 20 ml से ज्यादा हम वॉल्यूम नहीं रखते हैं। ठीक है। और ऐसे ही आपका इंट्राऑक्यूलर, इंट्राऑक्यूलर मतलब आंखों में जो दवाई यूज करते हैं तो उसको हमें नॉट एक्सीडिंग 1 ml, एक्सीडिंग मतलब 1 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो इंट्राकॉर्नियल दवाई होती है, ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर दवाई होती है। ये सब आंखों की जो समस्या होती है ना, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है ना, कंजक्टिवाइटिस है, ज़ीरोफ्थेल्मिया है, ये सब आंखों की बीमारी होती है। तो आंखों की बीमारी में जो हम आई ड्रॉप यूज करते हैं तो वो 1 ml से ज्यादा नहीं देते, ठीक है, वो तो 1-2 ड्रॉप ही यूज करते हैं, है ना। तो ये है आपके पेरेंटल फॉर्मुलेशन। पेरेंटल फॉर्मुलेशन स्टेराइल फॉर्मुलेशन होते हैं, स्टेरिलिटी को मेंटेन रखा जाता है, हेपा फिल्टर लगे होते हैं, एक ग्लास एरिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और पेरेंटल फॉर्मुलेशन में जो व्हीकल यूज करते हैं वो एक्वस ऑयली हो सकते हैं, और इसमें हम एडिटिव्स भी ऐड करते हैं, एक्सिपिएंट, तो प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जैसे बेंजाकोनियम, है ना, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, बफर्स यूज करते हैं, जो कि हमारे पेरेंटल फॉर्मुलेशन को आइसोटोनिक बनाते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब 0.9 ग्राम NaCl ऐड करने से हमारा जो फ्लूट है वो आइस ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ब्लड के बराबर हो जाता है, तो जिससे किसी भी प्रकार का हीमोलिसिस का प्रॉब्लम नहीं आता है। हमारी आरबीसीएस ना तो श्रिंक होती है ना तो स्वेल होके बर्स्ट होती है, इसलिए हमारे पेरेंटल फॉर्मुलेशन ब्लड से आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारी फॉर्मुलेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। और इसमें हम टोनिसिटी मॉडिफायर डालते हैं, किलेटिंग एजेंट डालते हैं, तो ये सारे एडिटिव्स हैं जो कि हम पेरेंटल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पेरेंटल फॉर्मुलेशन समझ में आया क्या होता है? डोजेस फॉर्म का हाँ सर। क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो, आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, और अभी इसका मैं सर आपको लिंक दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर आज अभी के लिए, सर हाँ हेलो अभी जो हाँ पढ़ा है उसकी उसका थोड़ा सा प्रिंट में डाल दीजिए सर, प्रिंट जिससे अभी हाँ, नहीं मैं ना वो। इसका दे दूंगा, आप लोगों को वीडियो ही दे दूंगा, तो इसमें से देख लेना आप, ठीक है। ओके।